बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। हमने ओरल कैविटी पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में हमने ओरल कैविटी पढ़ी थी। इसमें हमने देखा था कि ओरल कैविटी में किस तरह से डाइजेशन होती है, और हमने देखा कि ओरल कैविटी से फूड किस तरह से मूव कर कर फेरेंक्स में आता है। देन फेरेंक्स किस तरह से प्रोटेक्ट करती है फूड को कि वो लंग्स में ना चले जाए, एंड देन हमारा फूड जो है वो किस तरह से एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। ठीक है। अब फूड्स एसोफेगस से पेरिस्टालसिस के थ्रू स्टमक में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक में इसके फूड के साथ क्या क्या होगा हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टमक की लोकेशन। स्टमक हमारा कहाँ पर पाया जाता है? स्टमक हमारा पाया जाता है लेफ्ट अब्डोमिनल कैविटी पे। स्टूडेंट इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा इमेजिन करें कि यहाँ पर इस तरह से कुछ होता है हमारा डायफ्राम। ये इस तरह से हमारा डायफ्राम आ जाता है। इसके ऊपर होते हैं लंग्स। ये लंग्स आ गए। ठीक है। इस डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं चेस्ट कैविटी। ये हमारी चेस्ट कैविटी है, और डायफ्राम के बिलो क्या है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के हमारे नीचे होती है पेल्विक कैविटी। ठीक है। तो ये हमारी है एब्डोमिनल कैविटी। लेट्स सपोज कि ये सारा एरिया हमारा एब्डोमिनल कैविटी का है। एब्डोमिनल कैविटी को के जो अपर लेफ्ट साइड है ना, अपर लेफ्ट साइड पर हमारा स्टमक पाया जाता है। लोकेशन हम लिखेंगे बिलो द डायफ्राम। इसमें हम देखेंगे कि स्टमक की शेप किस तरह की होती है। जो स्टमक है वो जस्ट लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे जो होता है उसकी तरह का दिखता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है? जे शेप। ठीक है, इसकी शेप होगी। नेक्स्ट, अब स्टमक के पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसके। ठीक है। हम स्टमक को पहले ऊपर हिस्से को देखते हैं कि ऊपर हिस्से में क्या क्या होता है। ये हमारा स्टमक है, ये इस तरह से ऐसे फैला होता है। ये हमारा कार्डियक एंड है। अब इसको कार्डियक एंड क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ डायफ्राम है। डायफ्राम के ये क्योंकि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के ऊपर जस्ट इसके ऊपर ये डायफ्राम, लेट्स सपोज यहाँ पर डायफ्राम है, अगर उसके ऊपर लंग्स थे तो लंग्स की लेफ्ट वाले लंग्स के साथ हमारा हार्ट भी मौजूद होता है। ठीक है। अब abdomen के ऊपर हमारा होता है हार्ट। हार्ट वाले एरिया को कहते हैं कार्डियक पोर्शन। ठीक है ना। तो वहाँ से हमने स्टमक का भी जो है ना, इस एंड को हमने कह दिया कार्डियक एंड, क्योंकि ये हार्ट के करीब है, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये क्या है? कार्डियक एंड है। ठीक है। अब क्योंकि स्टमक से फूड बैक एसोफेगस में ना चला जाए, इसके लिए, इसको रोकने के लिए यहाँ पर होता है लेफ्ट एसोफेगियल स्फिंक्टर। इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको कहते हैं लेफ्ट एसोफेगियल स्फिंक्टर। अब चूंकि हमारी स्टमक में होनी है डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान इसकी होनी है मूवमेंट, स्टमक की होनी है मूवमेंट। मूवमेंट के दौरान जो हमारा फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, या हमारा जो स्टमक कंटेंट है, वो हमारा इसोफेगस में ना चला गया, इसको रोकने के लिए यहाँ पर होता है स्फिंक्टर। ठीक है। स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। एक स्फिंक्टर होते के हैं हमारा जो ये स्टमक है ना, ये मस्कुलर बैग है, ये मसल से बिल्ड हुआ है। ठीक है ना। उन्हीं मसल्स में से एक मसल्स होते हैं सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स मिलकर यहाँ पर एक डेंस टिश्यू बनाते हैं जो कि स्फिंक्टर के तौर पर एक्ट करता है। कार्डिक स्फिंक्टर जो होता है ना, वो कैसे बनता है? हमारे जो स्टमक है ना, उस एक मस्कुलर बैग है, वो तीन तरह के मसल से मिलकर बनता है। कौन कौन से मसल है? वन, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो इस तरह से ऐसे मिलकर बनते हैं। और एक होते हैं सर्कुलर मसल्स जो इसको इस तरह से कवर करते हैं। और एक होते हैं ओब्लीक मसल्स जो इसको इस तरह से ओब्लिकली इसको कवर करते हैं। ठीक है। जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ना, उनकी डेंस, यहाँ पर जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये स्पेस बंद हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ से फिर फूड
बैक नहीं जा पाएगा। जब सर्कुलर मसल इस तरह से, अगर स्फिंक्टर है ये, लेट्स सपोज कि एसोफेगस की अगर हम इसको टॉप व्यू देखें तो इस तरह से होगा। अगर सर्कुलर मसल हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। अब ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट थे तो फिर एसोफेगस से फूड किस तरह से आया? एसोफेगस से फूड इस तरह से आया, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एसोफेगस में होती थी पेरिस्टालसिस, और पेरिस्टालसिस क्या होती हैं, वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब यहाँ पर फूड आ जाता है तो ये वेव इस एसोफेग ये स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करवा देती है। स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, स्फिंक्टर रिलैक्स होने की वजह से फूड जो हमारा फूड होता है वो इजीली स्टमक में चला जाता है इस तरह से। एंड देन अगेन फिर ये स्फिंक्टर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो बैकवर्ड नहीं जा पाता, ठीक है। ये रोल होता है कार्डिक स्फिंक्टर का। कार्डिक स्फिंक्टर क्या करता है, हमारे स्टमक कंटेंट को एसोफेगस में जाने से रोकता है, ठीक। ये हमारा हो गया कार्डिक एंड ये इसके साथ क्या है, कार्डिक स्फिंक्टर है, ठीक है। अब इस सारे पोर्शन को कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टमक, ठीक है, बॉडी ऑफ द स्टमक। एंड देन ये ट्यूब लाइक पोर्शन है ना, जो स्टमक का जो ट्यूब लाइक पोर्शन है, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक एंड। इसको नाम दिया है पाइलोरिक एंड का। इसके साथ जो स्फिंक्टर होता है जो प्रिवेंट करता है कि यहाँ से स्टमक से फूड ड्यूडिनम में ना चला जाए, उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, स्टमक के कौन कौन से पार्ट हैं, वन इज द कार्डिक एंड, जहाँ पर, और कार्डिक एंड के ऊपर जो स्फिंक्टर होता है वो कार्डिक स्फिंक्टर होता है। इसे हम लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। कि ये हमारी बॉडी ऑफ द स्टमक है। ट्यूब लाइक पोर्शन स्टमक जो होता है वो पाइलोरिक एंड होता है। पाइलोरिक एंड पर जो स्फिंक्टर होता है उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे होगी कार्डिक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट हमारा है जी कि स्टमक के फंक्शन कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। स्टमक आपका जो है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जिसमें आपने क्या करना है, डायग्राम भी बनानी है और साथ में आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारा फंक्शन ऑफ द स्टमक। पहली बात कि जो हमारा स्टमक है ना, ये एक तो डाइजेशन करवाता है। दूसरा, ये एक मस्कुलर बैग है जो कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें स्टोर क्या होता है, ये हमारा फूड, हम जो खाना खाते हैं उसको स्टोर भी रखता है। एक तो इसकी डाइजेशन करता है फूड की, और दूसरा उसको स्टोर रखता है, ठीक है, ताकि हमें बार बार खाना ना खाना पड़े। हमारे खाने के दरमियान एटलीस्ट 4 से 6 घंटे का गैप हो। उस गैप को रखने के लिए स्टमक क्या करता है, फूड को स्टोर रखता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्टमक, पहला फंक्शन क्या है कि स्टोर्स फूड, फूड, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, डाइजेशन करता है। डाइजेशन यहाँ पर भी दो तरीके से हो रही होती है, वन इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड अदर इज द पार्शियल केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, ठीक है, दो तरीके से डाइजेशन हो रही होती है यहाँ पे। अब मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है, ओरल कैविटी में हम चबाते थे ना, च्यूइंग करते थे, तो उस तरह से डाइजेशन हो जाती थी हमारे दांतों के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन कैसे हो रही है, जैसे हमने एसोफेगस में पेरिस्टालसिस पढ़ी थी, इसी तरह से इसमें भी मूवमेंट होती है। इसका जो कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी ये रिलैक्स करते हैं, यानी कि इस इधर उधर मूवमेंट नहीं होती है, यानी कि शेकिंग मूवमेंट्स नहीं होती हैं। ये अपनी पोजीशन पर रहते हुए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन विद द हेल्प ऑफ द मसल्स। जो मैंने बताया था आपको, 3 तरह के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ओब्लिक, सर्कुलर मसल्स। इन तीनों मसल्स की मदद से ये स्टमक जो होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो मैकेनिकली डाइजेस्ट होता है। मैकेनिकल डाइजेशन हेल्प्स इन चर्निंग द फूड। इससे क्या होता है कि मैकेनिकल डाइजेशन से क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो जो स्टमक का कंटेंट है, स्टमक से जो रिलीज होता है उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है,
और एक फूड का मिक्सचर बन जाता है जिसे हम कहते हैं चाइल्ड। ठीक है। अब केमिकल डाइजेशन, पार्शियल केमिकल डाइजेशन किस तरह से होती है? अब इसको हम पार्शियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम पार्शियल हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फूड का कुछ कंपोनेंट डाइजेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसमें होता क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट होती है मेनली। मेनली यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्ट होती है और हमारा लिपिड्स होता है वो मेल्ट होता है। डाइजेस्ट नहीं होता है, सिर्फ मेल्ट होता है। स्टूडेंट, स्टमक स्टूडेंट्स, पार्शियल केमिकल डाइजेशन कैसे होती है? स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ से रिलीज होता है? स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब उन ग्लैंड से रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। इन लाइनिंग्स के अंदर ये जो पोर्स है ना, ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स के अंदर होते हैं ग्लैंड्स। डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक मिक्सचर रिलीज करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे ये जो सेल्स हैं, सेल्स से रिलीज होता है, पहले होते हैं म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। और सिक्रीशन किसी भी तरह की हो सकती है, वो एंजाइम हो सकता है, वो हार्मोन हो सकता है। ठीक है। वो स्वेट हो सकता है आपका, जैसे आपको पसीना आता है, पसीना आपके स्किन पर जब आपको गर्मी लगती है तो पसीना आता है। तो पसीना किस तरह रहता है? स्किन के अंदर होते हैं कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो कि स्वेट रिलीज करते हैं, वो पसीना रिलीज करते हैं, उनको कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। इसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पोर्स के अंदर सेल्स जो होते हैं, मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, वो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के आगे सब टाइप्स हैं कि वन इज द म्यूकस सिक्रेटिंग। एक जो है ना, जो गैस्ट्रिक जूस है ना, वो कैसे मिलकर बना होता है? उसके अंदर म्यूकस होता है जो कि म्यूकस सिक्रिएट करता है। टॉप पर हमारा म्यूकस सिक्रिएटिंग होता है। देन हम फर्दर डीप जाएं तो डीप जाने के बाद हमें HCl जो एक एसिड है, HCl सिक्रिएट होता है। और इसके एंड पर हमें मिलता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन सिक्रिएटिंग एंजाइम। अब पेप्सिनोजन क्या है? पेप्सिनोजन एक एंजाइम की प्री फॉर्म है। ठीक है ना, अभी ये प्रॉपर एंजाइम नहीं है, अभी ये एक कंप्लीट एंजाइम नहीं है। ठीक है, अभी ये डाइजेशन नहीं कर सकता है। ठीक है। ये क्या हेल्प करता है? प्रोटीन की डाइजेशन में। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। आगे हम इनके अलग अलग फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और म्यूकस क्या करता है? पूरे स्टमक की लाइनिंग को कवर कर देता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को कवर कर देता है और प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये हमारी स्टमक की लाइनिंग को जला सकता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस जो होता है वो सारी लाइनिंग को कवर कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक की वॉल्स हैं, वो प्रोटेक्ट रहती हैं। ठीक है। दूसरा ये कि जो हमारा पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द एक्शन ऑफ HCl। जब हमारा HCl रिलीज होता है स्टमक में HCl रिलीज हुआ और पेप्सिनोजन भी रिलीज हुआ। पेप्सिनोजन, HCl प्लस पेप्सिनोजन, ये दोनों मिलेंगे, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? पेप्सिन में। ठीक है। पेप्सिन क्या करती है? प्रोटीन की डाइजेशन करती है, प्रोटीन को तोड़ देती है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ देती है। ठीक है। अब ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, अब पेप्सिन फर्दर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव एंजाइम बन जाएगा। पेप्सिनोजन एंजाइम जो कि इनएक्टिव था वो अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ सकता है। ठीक है। अब स्टमक की लाइनिंग मसल्स से बनी होती है, तो मसल्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। तो पेप्सिनोजन स्टमक को डाइजेस्ट ना कर ले, इस वजह से म्यूकस उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और पेप्सिनोजन एंजाइम से, कि स्टमक की लाइनिंग डैमेज ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज होता है? एक तो हमने फंक्शन इधर पढ़ा कि हमारे पेप्सिनोजन एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म से
एक्टिव फॉर्म में करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की डाइजेशन होती है। दूसरा ये क्या करता है, हम जब खाना खाते हैं तो हम बहुत सारे बैक्टीरियाज भी अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो HCl क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। किल बैक्टीरिया, ठीक है। एक ये काम करता है और दूसरा ये बैक्टीरिया को किल करता है। एंड थर्ड ये कि हमारे जो प्रोटीन की डाइजेशन है, उसकी डाइजेशन के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट पीएच चाहिए होती है। 2 से 3 पीएच चाहिए होती है हमें प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। उस पीएच को ये मेंटेन रखता है। हमें क्यों चाहिए होती है, क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, उसको एक्टिव होने के लिए ये HCl क्यों कैसे पेप्सिनोजन को एक्टिव कर रहा है, क्योंकि ये पीएच को कम कर देता है। 2 से 3 पीएच कर देता है, जो कि एक एसिडिक पीएच है, कम कर देता है, जिसकी वजह से ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर HCl ये इस पीएच को मेंटेन रखता है स्टूडेंट। इसलिए कहा जाता है कि जो आपने जब खाना खाना है तो उससे पहले भी पानी नहीं पीना है, और जब आप खाना खा लें उसके भी आधे घंटे या 45 मिनट तक आपने पानी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि जब आप पानी पियेंगे ना तो ये एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। जब ये एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट होने की वजह से जो आपकी डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगी। अब आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, जो जो डाइजेशन आपकी 3 से 4 घंटे में होनी थी, अब वो 6 से 8 घंटे में होगी। इस तरह से जो डाइजेशन का पीरियड है वो बढ़ जाएगा, और आपकी डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ये आपने देख लिया। HCl क्या करता है, पहला ये पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है, पीएच को मेंटेन रखता है, और बैक्टीरियाज को किल करता है। बैक्टीरियाज हो सकते हैं और भी वायरसेस, जो भी एसिड सेंसिटिव वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, ठीक है। ये HCl का काम हो गया। पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस हमने देखा कि क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है। प्रोटीन, इस तरह से हमारी पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है। स्टूडेंट्स, जब मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक की हो रही होती है ना, यानी कि ये जो स्टमक है इस तरह से मूव कर रहा होता है, इस तरह से मूव कर रहा होता है, तो क्या होता है, उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है ना, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो लिपिड होता है ना, लिपिड वो मेल्ट हो जाता है। लिपिड मेल्ट्स। अब ये मेल्ट क्यों होता है वो हम देखेंगे कि इसके मेल्ट होने का हमें क्या फ़ायदा है, वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे कि लिपिड्स के मेल्ट होना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया स्टमक। स्टूडेंट, जब आपको स्टमक आ जाएगी, इसके स्टमक के ऊपर नोट लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। स्टमक की हेडिंग दे के पहले इसको बताना है कि स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक। या डेफिनेशन में लिख दें कि स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज इन, जो कि जे शेप्ड में होता है, विच इज जे शेप्ड, ठीक है। देन उसकी हेडिंग ये लोकेशन की, लोकेशन में आपने ये लिख देना है कार्डिक एंड स्फिंक्टर। इसमें आपने ये सारा लिख देना है कि जो हमारा स्टमक का अपर पार्ट होता है, जो कि उसको हम कार्डिक एंड कहते हैं, और उस कार्डिक एंड के ऊपर जो मौजूद स्फिंक्टर होता है जो कि प्रिवेंट करता है स्टमक कंटेंट को एसोफेगस में जाने से, उसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। इसी तरह से हम जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट को हम पाइलोरिक एंड कहते हैं, पाइलोरिक एंड। और पाइलोरिक एंड पर जो स्फिंक्टर होता है उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इस तरह आपने यहाँ पर ये दोनों लिख देने हैं। फंक्शन ऑफ स्टमक में आपने लिखना है फूड को स्टोर करता है और डाइजेशन करता है 2 तरीके से, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या करती है, हेल्प्स इन चर्निंग फूड, चर्निंग एंड मिक्सिंग, मिक्स भी करता है। मिक्स किसके साथ करता है, विद गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के साथ और स्टमक के कंटेंट के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। पार्शियल केमिकल डाइजेशन किस तरह से करता है, गैस्ट्रिक जूस से, जो कि रिलीज होते हैं फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की आपने ये छोटी सी डायग्राम बना देनी है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे बता देना है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड क्या करते हैं, HCl सिक्रेटिंग ग्लैंड क्या करते हैं, और पेप्सिनोजन सिक्रेटिंग ग्लैंड क्या करते हैं, उनके छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन दे के आपने लिख देना है। ये आपका एक स्टमक का लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक ट्यूब है,
क्वाइल्ड ट्यूब, जो कि क्वाइल्ड 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब। इसका आप अंदाज़ा इस तरह से लगा लें कि 3 मैन हैं, एवरेज मैन होते हैं, जो एवरेज हाइट वाले मैन होते हैं। अगर 3 मैन हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो जितनी लेंथ बनती है ना उनकी, उतनी लेंथ होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये क्वाइल्ड क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो डोमिनल कैविटी होती है वो तो बहुत थोड़ी होती है, ठीक है। उसको फिट करने के लिए इसको क्वाइलिंग होती है इसकी। क्वाइल होने की वजह से ये इजीली ये abdominal कैविटी में फिट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी विड्थ होती है वो आपकी फिंगर फिंगर जितनी विड्थ होती है, जितनी आपकी फिंगर की विड्थ है उतनी इसकी विड्थ होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? ड्यूडिनम। सेकंड हमारा है जेजुनम। थर्ड है इलियम। ड्यूडिनम जो होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जेजुनम 2.5 मीटर लॉन्ग। इलियम 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। जो ड्यूडिनम होता है ना हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ से लेट्स सपोज कि ये स्टमक का एंड खत्म हुआ है। ये स्टमक का एंड खत्म हुआ है यहाँ से। ये कुछ इस तरह से होता है। ड्यूडिनम जो होता है ना ये कुछ इस तरह से होता है। इस सारे हिस्से को कहते हैं ड्यूडिनम। इसके हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ड्यूडिनम, थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है। इसके साथ होता है यहाँ पर हमारा पेनक्रियास। ये हमने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन डायग्राम बनाई है मैंने, इसको हम समझ लेते हैं। ये परफेक्ट तो नहीं है लेकिन खैर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा स्टमक था जो हमने अभी डिस्कस किया। ये स्टमक का ये पायलोरी ग्लैंड है, यहाँ से ये हमारा ड्यूडिनम स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। ये स्टार्ट होकर यहाँ तक हमारा ये ड्यूडिनम था, ठीक है। देन ये हमारी क्वाइलिंग होती है, सूरत है, ये हमारा जेजुनम और इलियम बन जाता है, ठीक है। अब ये हमारा लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर का क्या रोल होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और ये इसकी क्या है? डक्ट है, जिससे हमारा बाइल आता है। और ये हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज। और ये हमारा ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट था। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि पेनक्रियाटिक जूस को लेके आ रही होती है। और यहाँ से हमारा बाइल डक्ट होती है, बाइल को ले, ये दोनों डक्ट मिल जाती हैं। यहाँ से हमारी बाइल डक्ट आ रही थी और यहाँ से हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही थी, ये दोनों मिल जाती हैं और ये एक कॉमन डक्ट बना देती हैं। देन ये ओपन हो जाती है ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में, कुछ इस तरह के, ठीक है। और ये ड्यूडिनम में सिक्रीट हो जाती हैं। अब इनका क्या काम है? अब स्मॉल एंड जैसे हमने पढ़ा था कि जो स्टमक का पाइलोरिक एंड है उस पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। वो रेगुलेट करता है फूड को अकॉर्डिंग टू दी डिमांड, जितनी बॉडी की डिमांड होती है उस तरह से रेगुलेट करता है। जब वो ओपन होता है ना, ओपन कैसे होता है वो होता है कुछ न्यूरल स्टिमुलेशन की वजह से और कुछ हार्मोन्स की वजह से। वो जब वो खुलता है तो 5 से 15 ml जो कंटेंट होता है वो ड्यूडिनम में चला जाता है, ठीक है। स्टमक की मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन की वजह से जो फूड होता है वो एक मिक्सचर बन जाता है जिसको हम कहते हैं चाइल। तो ये हो गया हमारा ड्यूटेनम में चला जाता है। ड्यूटेनम में इसकी फर्दर डाइजेशन होती है। ड्यूटेनम में हमारे फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। ड्यूटेनम और जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी कंप्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है। पेनक्रियास से हमारा पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। पेनक्रियाटिक
जूस और गाल ब्लैडर से हमारा बाइल रिलीज होता है। ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जिसे अमाइलेज कहते हैं। प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन होता है। और लिपिड के लिए लाइपेज होता है। स्टूडेंट ये करेक्ट कर लें, यहाँ इसको चाइल्ड नहीं इसको काइम कहते हैं। यानी कि स्मॉल स्टमक की मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन की वजह से एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, एक मिक्सचर बन जाता है, फूड जो होता है एक मिक्सचर बन जाता है जिसको हम काइम कहते हैं। जब हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है 5 to 15 मिलीमीटर ड्यूडेनम में चला जाता है। अब चूंकि वो एसिडिक होता है, ठीक है। अब ड्यूडेनम की वॉल क्यों नहीं डैमेज होती है? हमने पढ़ा था कि जो म्यूकस होता है वो म्यूकस ड्यूडेनम में भी होता है जो उसको कवर कर रहा होता है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो रिलीज होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ड्यूडेनम के ग्लैंड होते हैं उनको नाम दिया गया है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ठीक है। और ये एक बात याद रखने की, जो म्यूकस होता है ना वो हमारी सारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना उस पर मौजूद होता है और प्रोटेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट एंजाइम से। ठीक है। जब हमारा एसिडिक कंटेंट आया ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से सिग्नल, ड्यूडिनम की वॉल से हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन क्या करता है? पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है। पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद एंजाइम्स होते हैं और साथ में होता है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? वो एसिडिक कंटेंट, एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करके उसको अल्कलाइन बना देते हैं, यानी कि बेसिक पीएच कर देते हैं। एसिडिक को, एसिडिक पीएच को अल्कलाइन कर देते हैं। ठीक है। अल्कलाइन मीडियम में ये सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं। जो पेनक्रियास के एंजाइम हैं वो ड्यूडेनम में अल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं, जबकि स्टमक में पेप्सिनोजन था उसको एसिडिक पीएच चाहिए थी, लेकिन ड्यूडेनम में इन सब एंजाइम को वर्क करने के लिए अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन पीएच चाहिए। ठीक है। वो कैसे होती है? वो बाइकार्बोनेट्स की थ्रू होती है। तरह से हमारी जो एसिडिक पीएच है वो अल्कलाइन हो जाती है और ये हमारे एंजाइम्स वर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमें ट्रिप्सिन जो होता है एज इट इज़ रिलीज नहीं होता है, ट्रिप्सिन की फॉर्म में नहीं रिलीज होता है, ये एज अ ट्रिप्सिनोजन के तौर पर रिलीज होता है। इसको एक हार्मोन होता है, इसको एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, वो एक्टिव करता है। वो आप आगे जाके आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको छोड़ दें अभी के लिए। ठीक है। ये अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। लाइपेज क्या करता है? लिपिड्स को तोड़ता है। इसके अलावा लिपिड की हमने पढ़ा था कि लिपिड्स की स्टमक में मेल्टिंग हुई थी। ठीक है। अब मेल्ट होने की वजह से ना जो इसके दरमियान, अब एक, ये एक लिपिड ड्रॉपलेट है और ये एक लिपिड ड्रॉपलेट है। ठीक है। मेल्टिंग से पहले ये कुछ इस तरह से थे। ठीक है। अब जब मेल्ट हो गए हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट हो गए हैं। ठीक है। अब जब ये दोबारा से ड्यूडिनम में आएंगे, ड्यूडिनम में तो नहीं ना मूवमेंट हो रही इतनी हैविली जितनी हमारी स्टमक में हो रही थी। ठीक है। इसमें होती है, इसमें पेरिस्टालसिस होती है। स्टमक में सिर्फ जो होती है ना चर्निंग मूवमेंट होती है स्टमक में, लेकिन ड्यूडिनम में पेरिस्टालसिस होती है। इससे हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, इसकी वजह से ये दोबारा मिलने के चांस होते हैं। ठीक है। हमने इनको दोबारा मिलने से रोकना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम इसको एक ऐसे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करा देते हैं जो इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल को स्टेबल करके रख देता है, ताकि ये इस मॉलिक्यूल के साथ ना मिल जाए और ये दोबारा से एक मिक्सचर ना बना दें। ठीक है। अब वो कंपोनेंट किस में पाया जाता है? वो बाइल में पाया जाता है। बाइल्स के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं जो क्या क्या करते हैं? इन लिपिड ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके इन लिपिड ड्रॉपलेट्स को स्टेबल कर देते हैं। साथ में इसके क्या लग जाता है? बाइल सॉल्ट। और ये स्टेबल हो जाते हैं और ये दोबारा कोएलिशंस नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो अगर हमारा पहले ये एक लिपिड ड्रॉपलेट था ना, यानी कि अगर पहले
बिफोर मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ द लिपिड, अगर ये था एक ड्रॉपलेट, ये सारा एक ड्रॉपलेट था, अब ये सारे लैदा लैदा हो गए हैं, इनके सारे मॉलिक्यूल लैदा लैदा हो गए हैं, इस तरह से हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइपेज के लिए, लाइपेज एंजाइम इन पर एक्ट करता है, और इनके एंजाइम के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। पहले लाइपेज ने इस पूरे होल मॉलिक्यूल पर एक लाइपेज ने एक्ट करना था, अब इस पर अलहदा से एक्ट करेगा, इस पर लहदा से और इस पर लहदा से, और इसको ब्रेक डाउन कर देगा इनटू दी फैटी एसिड्स। लिपिड ड्रॉपलेट्स को किस में कर देगा, फैटी एसिड्स में, विद द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। बाइल्स के अंदर क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं लिपिड के ड्रॉपलेट के साथ, और इसको लिपिड ड्रॉपलेट्स को क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, ताकि वो दोबारा से मिक्स ना हो जाएं, दोबारा से ज्वाइन ना हो जाएं, और एक बड़ा लिपिड बड़ा लिपिड मॉलिक्यूल ना बना दें। ठीक है, इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। स्टूडेंट्स दोबारा देखिए, हमने देखा था कि स्टमक में हमारा लिपिड जो था वो मेल्ट हो गया था ड्यू टू दी हीट। हीट उसको लगी थी, उसके जो उसके दरमियान, उसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी, वो ब्रेक हो गई थी। अब वो इंटरमॉलिक्यूलर ब्रेक होने की वजह से उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए थे। जब वो ड्यूडिनम में आया, ड्यूडिनम में हमारा मौजूद था बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल सॉल्ट ने क्या किया, उस एक एक ड्रॉपलेट के साथ बाइल सॉल्ट रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद वो इसको स्टेबल कर देते हैं और उसको दोबारा से मिक्स नहीं होने देते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब लिपिड ड्रॉपलेट लैदा हुए थे, अब बाइल सॉल्ट इनके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने से इनके जो सेपरेट मॉलिक्यूल थे, जब हीट कम हुई है, हीट ड्रॉप की है, तो ये मिलने चाहिए थे, लेकिन अब बाइल सॉल्ट इनके साथ लग गया है, तो ये इंडिविजुअली स्टेबल हो गए हैं। इंडिविजुअली स्टेबल होने की वजह से अब इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं डेवलप होंगी, जिसकी वजह से ये सेपरेट रहेंगे, और सेपरेटली हमारा लाइपेज जो है इन पर एक्ट कर लेगा और इनको ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड्स में। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब बाइल किस तरह से हमारे गॉल ब्लैडर में पहुंचा, बाइल हमारा लीवर में बनता है, लीवर से बनकर ये गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोरेज के लिए स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर होने के बाद ये हमारा यहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता है, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलने के बाद ये ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है। इस तरह से हमारा बाइल रिलीज होता है। बाइल के अंदर स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट बात याद रख लें कि इसमें अंदर नो एंजाइम्स। अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि विच एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल, तो उधर ऑप्शन हो कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, या नन ऑफ दी अबव, तो आपने क्या लगाना है, नन ऑफ दी अबव। बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन लिपिड ड्रॉपलेट्स को स्टेबल करते हैं, स्टेबल करने के प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ड्यूडिनम में और जेजनम में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम और जेजनम में हमारी होती है कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, और आइलियम हमारा करता है फूड की अब्जॉर्प्शन। वो कैसे करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड पढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप किसी भी तरह का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।